नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। कल हमने आर्टिकल 36 से लगाकर और आर्टिकल 33B तक पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे आर्टिकल 44 से लेकर आर्टिकल 51 तक कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4। ये कौन से भाग में है? भाग 4 में। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया, तो भाग 4 में रखा गया। और कहाँ से लिया गया है? इनको आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से हमारे अपने संविधान में इसको शामिल किया गया है। तो कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। आर्टिकल 44, ठीक है, एक समान सिविल संहिता या एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? 4 और 4 बराबर हैं तो समान से समान, दोनों समान हैं तो समान नागरिक संहिता। सबसे पहला राज्य गोवा है। गोवा सबसे पहला राज्य था। 1867 में गोवा में लागू हो चुका था यूनिफॉर्म। गोवा में 1867 से लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, नहीं चलता शरीयत कानून, है ना। यहाँ पर इसमें आप नीचे पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर है। लेकिन आज़ादी के बाद जो पहला राज्य बना है वो उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड ने अभी 2024 में उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। तो आज़ादी के बाद यूके यानी उत्तराखंड आज़ादी के बाद पहला राज्य है जिसमें एक समान सिविल संहिता लागू की गई है। तो यहाँ पर आज़ादी के सबसे पहला राज्य गोवा है और उसके बाद आज़ादी के बाद पहला राज्य कौन सा है? अब ये अपना उत्तराखंड है। तो यहाँ आप पढ़ भी सकते हैं, उत्तराखंड में से लागू समान नागरिक संहिता वाला देश का पहला राज्य बनकर रचा इतिहास। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए प्रावधान। 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान कहे में कब जोड़े गए थे? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। कौन सा संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो 45 में क्या है? 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। SC ST और दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी विषय। इसमें मतलब SC ST और जो दुर्बल वर्ग होते हैं उनके उत्थान के लिए यानी शिक्षा और अर्थ संबंधी, यानी शिक्षा और अर्थ में उनके उत्थान के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वो इसमें वर्णित किए गए हैं। उनमें से क्या है? छात्रवृत्ति देना, विद्यालय खोलना, उनके लिए योजनाएं लाना, तरह तरह की योजना लाकर उनके जीवन में उत्थान करना, यानी कि मतलब उन्हें नई समाज की अगली पीढ़ी तक लाना या समाज के अग्रिम पंक्ति में लाने का प्रयास करना SC ST और दुर्बल वर्ग को। ठीक है, तो अनुच्छेद 46 क्या कहता है? SC ST और दुर्बल वर्ग के शिक्षा और संबंधी विषय के अनुच्छेद 46 में दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके हम बात करते हैं अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47 के बारे में बात करते हैं। लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा रखने हेतु प्रावधान। लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, पोषाहार स्तर से यानी खान पीन में और उनके मादक पदार्थों का जो सेवन होता है उसको नियंत्रित करने में, ताकि वो मादक पदार्थों को ज़्यादा सेवन न करें, ताकि उनका पोषण स्तर सुधरता रहे और जब ज़्यादातर बीमार ना हो। और जीवन स्तर में सुधार यानी उन्हें एक अच्छा रोजगार प्रदान किया जा सके, ताकि वो अपने जीवन स्तर में वृद्धि कर सकें और अपनी आय में वृद्धि के साथ अपने परिवार और समाज में भी वृद्धि कर सके। तो उनके लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखने हेतु प्रावधान किए गए हैं ना। ठीक है, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए। अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्ग के लिए। 47 लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का संगठन वैज्ञानिक तरीके से करनी, यानी कि कृषि तथा पशुपालन का संगठन वैज्ञानिक तरीके से। कृषि में आजकल जो वैज्ञानिक उपकरण प्रयोग हो रहे हैं या मिट्टी के बारे में उपजाऊपन का पता लगाकर वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए, ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं। पशुपालन मतलब कि क्रॉस कराकर एक अलग किस्म के जैसे ज़्यादा दूध देने वाली होलिस्टीन फ्रीजियन गाय को लाया गया है, जो संकर गाय है और वो दूध अधिक मात्रा में देती है ना। तो इस तरह पशुपालन का संगठन वैज्ञानिक, कृषि और पशुपालन का संगठन वैज्ञानिक तरीके से करना अनुच्छेद 48 बताता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। 48 से क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये अनुच्छेद 48A कहता है, जिसे कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था। कौन से? 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसको हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, तो 48 में क्या है? कृषि तथा पशुपालन का संगठन वैज्ञानिक तरीके से करना। 48 से पर्यावरण
पर्यावरण का संरक्षण तथा वन एवं वन्य जीवों का रक्षा करना 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। उसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं की संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक क्या हो सकते हैं? जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, या मंदिर हो गए हमारे, वो स्थान हो गए जैसे बहुत सारे, जैसे हड़प्पा के बहुत सारे स्थल हैं, या जैसे अयोध्या हो गया, या बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। ठीक है। उसके बाद वस्तुएँ हैं। वस्तुएँ, बहुत सारी वस्तुएँ हैं जो राष्ट्रीय महत्व के लिए ज़रूरी हैं, उनको संरक्षण करना है ना। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं को संरक्षण करना आर्टिकल 49 के तहत। फिर उसके बाद करते हैं आर्टिकल 50। 50 का मतलब क्या होता है? आधा आधा, है ना, बांट देना। 50 का मतलब बांट देना। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अपना अलग अलग कार्य करेगी। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? 50वां अनुच्छेद कहता है। 50 में क्या होता है? 50 में 50-50, जब 50 हो जाता है तो 50-50 कर देते हैं, आधा आधा बांट देते हैं। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण कौन सा कहता है? आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। उसके बाद अनुच्छेद 51 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। 51, जब कभी हम 51 रुपये देते हैं पंडित जी को पूजा कराने के बाद, तो क्या ओम शांति पंडित जी बोलते हैं। तो उससे हम याद रखेंगे कि 51 रुपये जब दिए जाते हैं तब शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के विषय। अंतर्राष्ट्रीय शांति से तात्पर्य है कि विश्व में शांति बनी रहे, युद्ध का माहौल न हो, ऐसी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं। ठीक है। तो 51 में क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के विषय। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक बार अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं। आ जाइए। अनुच्छेद 44 से एक समान सिविल संहिता, गोवा पहला राज्य, उत्तराखंड आज़ादी के बाद पहला राज्य। ठीक है। उसके बाद 45-06 वर्ष के बालकों के लिए प्रावधान किए गए। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। फिर 46 आ जाता है अनुच्छेद SC/ST और दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी विषय इसमें दिए गए हैं। छात्रवृत्ति देना या विद्यालयों का निर्माण करना, आवासीय विद्यालय बनवा देना, ये सब। 47 में लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा रखने हेतु प्रावधान। उसके बाद 48 में कृषि तथा पशुपालन का संगठन वैज्ञानिक तरीके से करना। 48 से पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। उसके बाद आ जाते हैं 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 में कार्यपालिका के न्यायपालिका से पृथक्करण। फिर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की रक्षा करना। तो ये आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। 1-2 बार आप सुन लेंगे, केवल सुन बस लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आपके नीति निर्देशक तत्व आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस आज की वीडियो में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू। नमस्ते। जय हिंद।